हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ ले सोशल साइंस पे। तो आज हम क्लास 10th का एक मज़ेदार सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। तो इंडो चाइना पढ़कर ही आपको लग रहा होगा कि नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया और चाइना का लग रहा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इंडो चाइना का मतलब 3 कंट्रीज़ आते हैं इंडो चाइना में, वियतनाम, कंबोडिया और लाओ। यहाँ पे एस साइलेंट है, ओके। तो इंडो चाइना के अंदर 3 कंट्रीज़ आती है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पूरा वियतनाम का स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे वियतनाम में फ्रेंच डोमिनेशन था। जो फ्रेंच लोग थे वो वियतनाम के ऊपर अपना कॉलोनी बनाकर रखे थे, ठीक है। तो एमरजेंस फ्रॉम शेडो ऑफ चाइना। तो वियतनाम को इंडिपेंडेंस मिलता है 1945 में फ्रॉम फ्रांस। उससे पहले वियतनाम का क्या पूरा कंडीशन था, कौन इसके ऊपर कंट्रोल किया था, कैसे किया, यहाँ पे कैसे नेशनलिज्म आया, नेशनलिस्ट मूवमेंट कैसे हुआ, फिर इन लोगों को इंडिपेंडेंस कैसे मिला, हम ये सारा कुछ समझेंगे। तो उस वक्त का जो वियतनाम था उसमें किसका डोमिनेशन था? फ्रांस का था। लेकिन जो इंटरनली जो फ्रेंच आए थे वहाँ पे वियतनाम में, उससे पहले क्या था वहाँ पे वियतनाम में चाइनीज जो चाइना का एम्पायर था, चाइनीज एम्पायर, वो रूल कर रही थी कहाँ पे? वियतनाम में। और चाइनीज का डोमिनेशन था वियतनाम में चाइनीज कल्चर भी था। वियतनाम में बहुत सारे रिच लोग थे जो चाइनीज लैंग्वेज भी बोलते थे। तो वियतनाम है का मैंने एक रफ स्केच किया है, डोंट माइंड। तो देखिए, इंडिया के ऊपर चाइना है, ठीक है। ऊपर नहीं है, मतलब इंडिया के ऊपर नेपाल, नेपाल के ऊपर चाइना, फिर म्यांमार, फिर सारा जितना भी कंट्रीज है, देखिए। सबसे पहले है इंडिया के बगल में जितने म्यांमार आता है, इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज। उसके बाद फिर आता है वहीं पे वियतनाम आता है। चाइना से जस्ट बॉर्डर शेयर करते हुए वियतनाम आता है। तो क्या हुआ, चाइना इन्फ्लुएंस बना के रखा था कहाँ पे? वियतनाम के ऊपर। पूरे वियतनाम में चाइनीज कल्चर चलता था उस वक्त। लेकिन जब फ्रांस आ गया, जब फ्रेंच कल्चर आ गया फ्रेंच जब आ गए वियतनाम में, तो पूरा डोमिनेशन अपना जमा लिए। तो क्या हुआ, तो इसमें एक आपका बैकग्राउंड है कि इंडिपेंडेंस जब मिला 1945 में वियतनाम को, पर उसके बाद भी चाइनीज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था कहाँ पे? वियतनाम में। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि वियतनाम में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। इस वजह से अभी भी वहाँ पे चाइनीज बहुत सारी चीज़, वहाँ पे अभी भी जो चाइनीज सिस्टम कुछ ना कुछ अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो हमारा पहला टॉपिक है कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस। तो कॉलोनियल डोमिनेशन मतलब क्या होता है? कॉलोनी मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई बिग कंट्री या फिर कोई एक कंट्री दूसरे छोटे कंट्री या फिर दूसरे कम्युनिटी के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लेता है, या फिर उसके इकोनॉमी पर और पॉलिटिकल में, पूरे पॉलिटिक्स में और इकोनॉमी में, तो उसको हम कहेंगे कॉलोनी। तो जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश ने कॉलोनी बना के रखी थी, वैसे ही फ्रेंच ने वियतनाम के ऊपर बना के रखी थी। तो लोग रेजिस्टेंस कर रहे थे, मतलब लोग रोक रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? नेशनलिस्ट मूवमेंट कर रहे थे। कहाँ? वियतनाम में। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि फ्रांस कैसे वियतनाम में लैंड करते हैं। तो फ्रेंच अपना ट्रूप्स भेजते हैं कहाँ पे? वियतनाम में 1858 में। और क्या कंट्रोल करते थे? नॉर्थ वियतनाम को। ये पूरा वियतनाम का नॉर्थ पूरा कंट्रोल कर लेता है कौन? फ्रेंच। उसके बाद फिर फ्रेंच का वार हो जाता है चाइना के साथ। फ्रांस और चाइना का वार हो जाता है जिसका नाम है फ्रेंच चाइना वॉर। उसके बाद क्या होता है, फ्रेंच जीत जाता है इस वॉर में फ्रांस। उसके बाद जो फ्रांस है वो टॉनकिन और अनाम रीजन को कैप्चर कर लेता है 1887 में। तो पहले फ्रांस क्या करता है, 1858 में पूरे नॉर्थ को अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसके बाद 1887 में टॉनकिन और अनाम रीजन को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसके बाद फ्रेंच क्या करता है, पूरा जो वियतनाम का जो मिलिट्री है, मतलब जो वियतनामीज मिलिट्री है, एयरफोर्स है, इकोनॉमी है, उसमें पूरा अपना कंट्रोल जमा लेता है कौन? फ्रेंच। उसके बाद जो पूरा कल्चर होता है वियतनाम का अपना वियतनामीज कल्चर होता है। जैसे हमारा इंडियन कल्चर है, जो कि ब्रिटिशर्स आके हमारा इंडियन कल्चर कहीं ना कहीं खत्म कर रहे थे। उसी तरह जो फ्रेंच लोग थे, जो फ्रेंच अथॉरिटी थे, वो वियतनाम का जो कल्चर था उसको खत्म कर रहे थे धीरे धीरे। उसके बाद वियतनामीज थे, वो समझ चुके थे कि नहीं, जो ये फ्रांस है ये बहुत गलत कर रहा है, ये हमारे ऊपर कॉलोनी बना के रखी है और हमारा ही कल्चर को खत्म करने वाला है। तो लोगों के मन में नेशनलिज्म का भावना आने लगा। लोग समझने लगे कि नहीं, अब हमें आवाज उठाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करने लगे, फ्रेंच को रेजिस्ट करने लगे। जो फ्रेंच पीपल थे उनको रोकने लगे, ठीक है। तो जब फ्रांस और चाइना का जब वॉर हुआ था, जिसमें टॉनकिन और अन्नाम रीजन को कैप्चर कर लेते हैं फ्रांस, उसके बाद क्या स्टैब्लिश होता है? फ्रेंच इंडो चाइना। मतलब 1887 से ही क्या होता है, फ्रांस का डोमिनेशन शुरू होता है वियतनाम में।
तो व्हाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज नेसेसरी, मतलब जो फ्रेंच पीपल थे उनको ऐसा क्यों लग रहा था कि कॉलोनीज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो 2 रीज़न दिया हुआ है आपकी बुक में। पहला है कि सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज, अगर आप कोई कंट्री में अपना पूरा कंट्रोल जमा लोगे तो आप यहाँ के नेचुरल रिसोर्स को अपने कंट्री तक सप्लाई कर सकते हो, पहला ये है। सेकंड, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जैसे यूरोप की कंट्री जो फ्रांस है, फ्रांस हो गया, या फिर जो ब्रिटिश हो गया, ब्रिटेन, जो हमारे ऊपर कॉलोनी बना के रखी थी, उनको ऐसा लगता था कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे कि इंडिया भी हो गया, जो ईस्ट ईस्ट में जितने सारे कंट्रीज़ है, वियतनाम हो गया व फिर जितने भी इंडिया हो गया, ये सारे कंट्रीज़ क्या है, ये बहुत बैकवर्ड कंट्रीज़ है। किसको लगता था? यूरोपियंस को लगता था, इसलिए वो यहाँ पे आए और हमें हमारे ऊपर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिए। तो उसी तरह फ्रेंच को लग रहा था, जो फ्रांस है उसको लग रहा था कि जो वियतनाम है वो अनसिविलाइज है, मतलब कि यहाँ के लोगों को सिविलाइज करना चाहिए, हमें मॉडर्न करना चाहिए। सिविलाइज मतलब मॉडर्न, तो मॉडर्न करना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग हैं वो बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, वही पुरानी सोच वाले लोग हैं, हमें इन्हें मॉडर्न करना है। तो 2 रीज़न था जिसकी वजह से ये कॉलोनीज़ बनाते थे। पहला था नेचुरल रिसोर्स को सप्लाई करने के लिए और दूसरा था जो बैकवर्ड पीपल है उनको सिविलाइज करने के लिए। नाउ व्हाट वर द डेवलपमेंट डन बाय फ्रांस, जो फ्रांस है उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया था वियतनाम में। तो पहला था जो किनाल्स बनाए थे, बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा किया था, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ होता है उसको अच्छा किया था। कहाँ पे? मेकोन डेल्टा में। मेकोन डेल्टा में उन्होंने अच्छा इरिगेशन किया, इसके वजह से क्या हुआ, जो राइस का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया वियतनाम में। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपोर्ट होने लगा, जो वियतनाम का पूरा प्रोडक्शन का 2/3 एक्सपोर्ट होने लगा वियतनाम से बाहर के कंट्रीज़ में। और 1931 आते आते थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया इन द वर्ल्ड। कौन? वियतनाम राइस का एक्सपोर्टर बन गया, थर्ड लार्जेस्ट। उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रांस है वो 2 रेल नेटवर्क भी बनवाए थे, कहाँ पे? वियतनाम में। क्यों? ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को, ठीक है ना, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए, जिससे कि वो ट्रेड कर सके। वो वियतनाम, जो वियतनामीज लोग थे उनके लिए नहीं बना रहे थे, जैसे इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हुआ था वो ब्रिटिशर्स अपने लिए बना रहे थे कि वो यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो उनको डिफ़िकल्टीज़ ना हो। सेम इसी तरह जो फ्रांस है, वो जो फ्रेंच पीपल थे वो वियतनाम में जितने भी डेवलपमेंट कर रहे थे वो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे, वो वियतनामीज लोगों के लिए नहीं कर रहे थे। तो दो दो रेल नेटवर्क्स बनाए थे, पहला था ट्रांस इंडो चाइना और सेकंड लाइन था। तो ट्रांस इंडो चाइना था वो नॉर्थ वियतनाम को और साउथ वियतनाम को कनेक्ट करता था विद द चाइना, तो ट्रांस इंडो रेल नेटवर्क था। सेकंड था जो वियतनाम को सियाम के साथ कनेक्ट करता था। सियाम मतलब होता है जो अभी का कंबोडिया है, कंबोडिया का ओल्ड नेम है सियाम। तो सेकंड लाइन कनेक्ट करता था वियतनाम को और कंबोडिया को। तो इससे इससे प्रॉफिट क्यों हुआ था, जो फ्रेंच पीपल थे उनको प्रॉफिट क्यों हुआ था? तो फ्रेंच को प्रॉफिट इसलिए हुआ था कि उनका मूवमेंट में बहुत इजीली मूवमेंट हो जा रहा था, ट्रांसपोर्ट गुड्स, जितने भी गुड्स थे उनको सप्लाई करना था, इजीली मूवमेंट हो रहा था और इससे उनका ट्रेड अच्छे से हो पा रहा था, जिससे कि वो प्रॉफिट कमा रहे थे। तो शुड कॉलोनीज बी डेवलप्ड, तो एक इन्फ्लुएंसर राइटर और पॉलिसी मेकर थे पॉल बर्नार्ड, उनका कहना था कि, मतलब उनका कहना था कि क्या कॉलोनीज को डेवलप करवाना चाहिए, मतलब करवाना चाहिए। तो उनका कहना था कि हाँ, इनको ये बिलीव करते थे कि कॉलोनीज का जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करना चाहिए। देखिए, अगर आप देखिए मैं आपको समझाती हूँ। अगर ये आप यहाँ पे कॉलोनी बना के रखिए, ओके, और यहाँ पे सारे लोग गरीब है और आप यहाँ पे कुछ बेचने के लिए आओगे तो ये लोग खरीद पाएंगे? इनके पास परचेजिंग पावर नहीं होगा, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है और आप बहुत महंगी चीज़ यहाँ पे बेच रहे हो तो ये ले नहीं पाएंगे। इसीलिए इनका कहना था, जो पॉल बर्नार्ड एक इन्फ्लुएंसर राइटर और पॉलिसी मेकर है, इनका कहना था कि उनका इकोनॉमी को डेवलप करो, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करो, जिससे कि वो हमारे जो सामान है उसको परचेज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एक बताए थे कि 3 बैरियर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन वियतनाम। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा था वियतनाम में? वियतनाम में नेचुरल रिसोर्स भी थे, फिर भी क्यों नहीं हो रहा था? इसका 3 रीजन क्या था? 3 बैरियर्स, क्या ऐसे 3 चीज थी जो रोक रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ होने से? तो पहला था हाई पॉपुलेशन, जो वियतनाम का पॉपुलेशन था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है ना, जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा था और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत लो था, मतलब कि प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था। और इन डेप्थनेस पेजेंट्स, मतलब बहुत सारे पेजेंट्स कर्ज में डूबे हुए थे, ठीक है। तो ये 3 बैरियर्स थे जिसकी वजह से वियतनाम में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। तो जो फ्रेंच थे उनको ऐसा लग रहा था, फ्रेंच को, कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, कहाँ पे? वियतनाम में। लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे अगर हम तो इनका इकोनॉमी ज़्यादा बेटर होगा और इम्प्रूव्ड होगा। और जो पेजेंट्स इन डेप्टनेस में फंसे हुए हैं, हम क्या करते हैं, लैंड रिफॉर्म कर देते हैं, जिससे कि सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
हाउ वियतनाम डेवलप एज कॉलोनी, वियतनाम कॉलोनी में कैसे डेवलप हुआ। तो जो हम वियतनाम था उस वक्त का वियतनाम, वो पूरी तरह से राइस कल्टीवेशन और रबर प्लांटेशन में डिपेंड था, ठीक है। जिसको कि कौन, उसका मालिक कौन था, उसको ओन कौन कर रहा था, फ्रेंच, जो फ्रेंच पीपल थे वो ओन कर रहे थे, या फिर वियतनामीज जो इलाइट मतलब जो रिच वियतनामीज थे वो उसको होल्ड करके रखे थे, ठीक है। और जो रेल नेटवर्क्स था या फिर जो पोर्ट्स था, उन वो जो फैसिलिटीज है वो सारे वो किसको सर्विस दे रहा था, इनको, जो राइस कल्टीवेशन और रबर प्लांटेशन हो रहा है और इसको सर्विस दे रहे थे, जैसे कि इन सेक्टर को, ठीक है। और जो इंडेंटर्ड वियतनामीज लेबर मतलब कि यूज किया जाता था प्लांटेशन में। इंडेंटर्ड क्या होता है, देखिए, जैसे कि किसी लेबर को 5 ईयर्स एग्रीमेंट करवा, 5 ईयर्स उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है कि हाँ एक लेबर वन है जो 5 साल के लिए उनके उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि उन्हें फोर्सफुली काम करना पड़ेगा प्लांटेशन वर्क में, मतलब कि उनको उनको वहाँ से जाने का कोई राइट्स नहीं, वो वहीं पे 5 साल के लिए काम करेंगे फोर्सफुल्ली। तो लेबर को फोर्सफुली काम करवाया जाता था प्लांटेशन वर्कर्स बनाकर, ठीक है। उसके बाद जो फ्रांस है वो बहुत कम मतलब जो इकोनॉमी था वियतनाम का उसके लिए बहुत कम काम किए थे, जैसे कि वियतनाम का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अच्छे से किए नहीं थे, कौन, फ्रांस। और जो रूरल रीजन में लैंडलॉर्डिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब कि जो जमींदार्स होते हैं, जो ताल्लुकदार्स होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन्स है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत कम हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि वियतनाम एक पुअर कंट्री बन के रह गया था उस वक्त, जो कि फ्रांस के अंदर दबा हुआ था, फ्रेंच कॉलोनी के अंदर दबा हुआ था। तो फ्रेंच के ऊपर एक डेलिमा आता है, डेलिमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। अब डेलिमा क्या होता है, तो डेलिमा मतलब होता है कि ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन तो है कि आपको क्या चूज करना है, लेकिन आप चूज नहीं कर पा रहे हो कि क्या चूज करूं, मतलब आप बहुत परेशानी में हो, ठीक है, वो डेलिमा हो गया। तो द डेलिमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन, तो जो फ्रेंच थे उनको लग रहा था कि एजुकेशन ही एक ऐसा वे है जिससे हम जो लोकल पीपल है, मतलब जो वियतनामीज लोग हैं, उनको हम सिविलाइज और मॉडर्न कर सकते हैं। ऐसा किसको लग रहा था, फ्रेंच पीपल को। लेकिन दो क्वेश्चन उभर कर आए थे फ्रेंच लोगों के सामने कि कितना पढ़ाना चाहिए, जो वियतनामीज है हम इन्हें कितना पढ़ाएंगे, अगर हम इन्हें ज़्यादा पढ़ा दिए तो ये हमारे ऊपर ही सवाल करने लगेंगे, पहला ये प्रॉब्लम था। सेकंड ये था कि जो कोलोन्स थे, कोलोन्स मतलब होता है कि जो फ्रेंच पीपल थे जो वियतनाम में रहते थे उन्हें कोलोन्स कहते हैं। तो कोलोन्स पीपल को ऐसा लग रहा था कि अगर वियतनामीज पीपल ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो हमारी जॉब्स खतरे में आ जाएगी, जैसे टीचर्स का जॉब हो गया, अगर पुलिस का जॉब हो गया, कुछ भी हो गया, ऑफिसर्स का, ठीक है ना। तो अगर वियतनामीज ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हमें कौन जॉब देगा, वियतनामीज हमारे कंपटीशन में आ जाएंगे। तो दो क्वेश्चन था, ठीक है। अगर हम इन्हें ज़्यादा पढ़ा देंगे तो ये हमारे ऊपर ही सवाल उठाने लगेंगे, हमारे ऊपर क्वेश्चन करने लगेंगे कि आप हमारे ऊपर कॉलोनी क्यों बनाए हो। तो ये दो डेलिमा था कॉलोनियल एजुकेशन में। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे एजुकेशन को लेके फ्रेंच लोगों को, जैसे कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। जो वियतनामीज इलाइट्स थे, मतलब कि जो वियतनाम में जो अमीर लोग थे, जो रिच लोग थे, वो चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते थे और जो लोकल पीपल थे वो वियतनामीज लैंग्वेज बोलते थे। वियतनाम में चाइनीज़ कल्चर अच्छा खासा था, चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम था वियतनाम में। तो जैसे फ्रांस आया वियतनाम में, वैसे ही क्या किया, चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम है वियतनाम में उसको हटा दिया, उसको पूरी तरह से डिसमेंट कर दिया। उसके बाद फ्रेंच स्कूल हर जगह ओपन करने लगे, कौन, फ्रेंच पीपल, ठीक है। जो फ्रेंच लोग थे वो फ्रेंच स्कूल ओपन करने लगे, लेकिन उनके सामने एक सवाल आ गया कि हम स्कूल में कौन से भाषा से पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, वियतनामीज लैंग्वेज से पढ़ाएंगे या फिर फ्रेंच लैंग्वेज से पढ़ाएंगे। तो दो तरह का व्यू पॉइंट बन गया था, दो तरह के लोग आ गए थे आमने सामने कि ऐसा होना चाहिए। तो पहला जो व्यू था, जो पहले सोचने वाले लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि फ्रेंच ही लैंग्वेज हमें पढ़ाना चाहिए वियतनाम में, क्यों, अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो लोगों के अंदर हमारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा और फ्रेंच कल्चर ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होगा और हम सुपीरियर अपने आप को दिखा पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन और भी लोग थे, उनको ऐसा लग रहा था कि हम लोअर क्लास में वियतनामीज लैंग्वेज पढ़ा देते हैं और अपर क्लास में जो हायर क्लास होगा उसमें हम लोग फ्रेंच पढ़ा देंगे। तो दो टाइप के लोग आए आमने सामने, तो एक्सेप्ट क्या किया गया, इसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, कि हम जो लोअर क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उनको वियतनामीज लैंग्वेज से एजुकेशन देंगे और जो अपर हायर क्लास के होंगे उन्हें हम फ्रेंच लैंग्वेज से देंगे, ठीक है। तो ये और भी जो फ्रेंच लोग थे वो ऐसा कहने लगे कि जो अगर फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से सीख जाएगा, फ्रेंच कल्चर को अच्छे से सीख जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उन्हें फ्रेंच का सिटीजनशिप दे देंगे, फ्रांस का सिटीजनशिप दे देंगे।
ऐसा भी कहने लगे। ऐसा क्यों कहने लगे, सिटीजनशिप देने लगेंगे, तो इससे क्या होगा कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि हमें सिटीजनशिप मिल जाएगा, चलो फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़ते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। अपने लैंग्वेज को ज़्यादा सुपीरियर दिखाने के लिए ये सारे तरकीब अपनाने लगे फ्रेंच, ठीक है। तो 3 खामियाँ था, 3 ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम। फ्रेंच का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें 3 खामियाँ था। जैसे कि पहला था कि जो एजुकेशन था वो रिच पीपल में ही लिमिट था। मतलब कि जो रिच पीपल के स्टूडेंट बच्चे थे वही बस एजुकेशन ले सकते थे। अमीर लोग ही बस एजुकेशन ले सकते थे, गरीब लोग नहीं ले पा रहे थे। तो पहला ये खामी था। सेकंड ये था कि जो गवर्नमेंट है, जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो 2-3 जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो 2/3 बच्चों को फेल कर दे रहा था, बस 1/3 स्टूडेंट्स को ही पास कर रहा था, जो कि गलत है। ऐसा क्यों कर रहा था? अगर वो सारे स्टूडेंट को पास कर देगा तो सबको उन्हें जॉब देना पड़ेगा, इसीलिए ये क्या करते थे, 2/3 स्टूडेंट्स को फेल कर देते थे। उसके बाद जो स्कूल के जो टेक्स्ट बुक्स थे वो फ्रेंच कल्चर को, जो फ्रेंच का रूल है उसको ज़्यादा ग्लोरीफाई करता था। ऐसा दिखाता था, जो बुक था वो ऐसा दिखाता था कि जो फ्रेंच है वो अच्छा है, फ्रेंच कल्चर अच्छा है, फ्रेंच लैंग्वेज अच्छा है, फ्रेंच का पूरा सब कुछ अच्छा है और वियतनामीज़ का सब कुछ खराब है, ऐसा दिखाता था बुक। मतलब कि जो वियतनामीज़ कल्चर है उसको डिग्रेड बताता था कि वियतनामीज़ कल्चर तो बहुत प्रिमिटिव है, बैकवर्ड है, ये लोग अनस्किल्ड लोग हैं, इन्हें तो कुछ नहीं आता है, ऐसा दिखाते थे। तो 3 खामियाँ था फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम में। तो फ्रांस क्या कर रहा था, धीरे-धीरे पूरा कल्चर ही चेंज कर रहा था वियतनाम का। जैसे कि पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, अब पूरे मॉडर्नाइज़ करना चाह रहा था वियतनाम को, ठीक है? तो लुकिंग मॉडर्न का कॉन्सेप्ट आने लगा। 1907 में क्या हुआ, टॉनकिन फ्री स्कूल स्टार्ट हो गया था, कहाँ पे? वियतनाम में। जहाँ पे सिखाया जाता था कि आपको मतलब टॉकिंग मॉडर्न ठीक है, पर लुकिंग मॉडर्न कैसे होना है? मतलब कि बात करना तो ठीक है, आप फ्रेंच सीख जाओगे तो आप मॉडर्न हो चुके हो, लेकिन आपको दिखना भी तो पड़ेगा मॉडर्न। उसके लिए ये लोग क्या किया, वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन देने लगे टॉनकिन फ्री स्कूल में। साइंस के बारे में, हाइजीन के बारे में सिखाने लगे, वो तो ठीक है। टॉकिंग मॉडर्न भी सिखाने लगे और लुकिंग मॉडर्न भी सिखाने लगे स्कूल में बच्चों को, कि उनको एनकरेज कर रहे थे कि आपको वेस्ट में जो स्टाइल है, कि जो शॉर्ट हेयर कट है और जो स्टाइलिश हेयर कट है वो फॉलो करना चाहिए, ना कि जो वियतनाम में नॉर्मल वियर्ड सा है उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा दिखाने लगे, ठीक है ना? ऐसे बच्चों को सिखाने लगे। अगर आप बच्चों को जो भी सिखाओगे, स्टूडेंट्स को जूनियर क्लास में आप जो भी सिखाओगे वो खुद वही सीखते हैं। तो ये लोग समझने लगे कि स्टूडेंट ही ऐसा है, अगर हम बच्चों को सिखा देंगे तो पूरे वियतनाम को हम सिविलाइज कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो वियतनामीज़ थे वो क्या कर रहे थे उस वक़्त, ऐसा नहीं था कि वो लोग चुप बैठे हुए थे, वो लोग रेज़िस्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग रोक नहीं रहे थे। वो लोग कर रहे थे, वो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे अगेंस्ट फ्रेंच, ठीक है? तो जो टीचर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो ब्लाइंडली फ़ॉलो नहीं कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन को, जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न सिस्टम है, उसको नहीं, ओपनली अपोज़ भी करते थे कि नहीं ये गलत है, हमें ये नहीं पढ़ाना चाहिए। टीचर्स भी अपोज़ कर रहे थे, ठीक है? तो जो वियतनामीज़ टीचर जब लोअर क्लास में बढ़ गया था, देखिए, जैसे कि लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा वियतनामीज़ टीचर हो गए, तो अगर वहाँ पे बुक में बताया तो गया है कि वियतनामीज़ जो कल्चर है वो गलत है, वो बहुत मतलब बैकवर्ड है, लेकिन फिर भी जो वियतनामीज़ टीचर्स थे वो ऐसा नहीं पढ़ा रहे थे लोअर स्टूडेंट्स को, जो जूनियर स्टूडेंट्स थे उनको ऐसा नहीं बता रहे थे, उनको ये बता रहे थे कि जो फ्रांस है वो गलत है, जो फ्रेंच कल्चर है वो अच्छा नहीं है, ऐसा वो दिखा रहे थे, ठीक है? तो जैसे ही वो स्टूडेंट्स बड़े होते थे, उनको अगर सिखाया जाता था, क्योंकि अपर क्लास में क्या था, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा था, तो वो लोग उतने अच्छे से वो पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है ना? उनको गलत चीज़ पढ़ाया जा रहा था पर वो गलत वे में लेते नहीं थे। वो लोग जान चुके थे, वो लोग अपने चाइल्डहुड में ही समझ चुके चुके थे कि जो ये फ्रेंच लोग हैं, ये हमें बस बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। तो 1920s में क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना-अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना शुरू कर दिया, जिसमें से एक पार्टी है यंग अनान। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाया। उसके बाद क्या हुआ, जर्नल को पब्लिश करने लगे स्टूडेंट्स, अन्नामीज़ स्टूडेंट्स करके एक जर्नल था, ठीक है? जर्नल को पब्लिश करने लगे, अपोज़ कर रहे थे। मतलब ये सब करके वो लोग क्या जताना चाहते थे, जो स्टूडेंट्स थे वो अपोज़ कर रहे थे ओपनली फ्रेंच लोगों को, ठीक है? फ्रेंच गवर्नमेंट को। उसके बाद क्या हुआ, तो 1926 में एक प्रोटेस्ट हुआ था। देखिए क्या हुआ, स्कूल में एक स्टूडेंट आगे बैठी हुई थी फर्स्ट बेंच में, जो कि एक वियतनामीज़ स्टूडेंट थी। मतलब वियतनाम की स्टूडेंट थी। लेकिन उसको क्या किया गया, उसको बोल दिया गया कि तुम पीछे बैठो। उसको बोल दिया गया, जो टीचर थे वो फ्रेंच टीचर थे। उसको उनको बोले कि तुम पीछे बैठो, आगे एक फ्रेंच स्टूडेंट बैठेगा। लेकिन ये बहुत सेंटिमेंट को हर्ट हुआ कि नहीं, ये फ्रेंच है इसलिए क्या ये आगे बैठ सकता है? हम वियतनामीज़ है तो क्या हम अच्छे नहीं हैं? तो क्या हुआ, लोग प्रोटेस्ट करने लगे। जितने स्टूडेंट थे सब प्रोटेस्ट करने लगे, स्ट्राइक करने लगे अगेंस्ट द टीचर, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि नहीं ये गलत है, हम वियतनामीज़ को इतना ज़्यादा बैकवर्ड क्यों माना जा रहा है? बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट
करने लगे तो क्या हुआ, टीचर ने उस स्टूडेंट को और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सबको स्कूल से निकाल दिया, स्पेशली उस स्टूडेंट वो गर्ल स्टूडेंट को। फिर बाद में क्या हुआ, प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि बाद में फिर गवर्नमेंट को क्या हुआ, उस स्टूडेंट को वापस से स्कूल में लाना पड़ा। तो ये तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स थे वो भी अपोज कर रहे थे किसको, फ्रेंच गवर्नमेंट को। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो वियतनामीज स्टूडेंट्स को वाइट कॉलर जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर रही थी। वाइट कॉलर जॉब्स क्या होता है, जो हाई स्किल जॉब होता है, जैसे कि आईटी सेक्टर में हो गया, लॉयर का जॉब हो गया, साइंटिफिक जॉब हो गया, ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, बहुत हाई हाई प्रोफेशनल जॉब्स होता है, वो जो वियतनामीज स्टूडेंट्स थे उनको नहीं दिया जा रहा था। तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो गए थे, स्टूडेंट्स बहुत गुस्से में आ गए थे, तो वो अपना अपना पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद फ्रांस क्या किया, बहुत कोशिश करता था कि हम क्या करेंगे, चलो पूरे वियतनामी स्कूल में पढ़ाते हैं कि जो वियतनाम का जो वैल्यू है वो बहुत नॉर्म है, जो वियतनाम का जो कल्चर है वो बहुत गलत है, और जो फ्रेंच है वो ज़्यादा सुपीरियर है, जो वियतनामीज़ है वो इन्फीरियर है, ठीक है ना। फ्रेंच ज़्यादा अच्छा है, ऊपर है, और वियतनामीज़ बहुत नीचे है, ऐसा दिखाया जाने लगा, ठीक है ना। तो वियतनामीज़ को ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, जो फ्रेंच है ये हमारी पूरे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा, हमारी टेरिटरी भी हड़प लेगा और हमारे कल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो लोग जो थे वो रेजिस्ट करने लगे थे फ्रांस के अगेंस्ट। ठीक है, दैट इज इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।